हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, कल्याणकारी राज्य के क्या लक्षण हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था अहस्तक्षेपवादी राज्य। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिससे आप सचेत रहें। वर्तमान में जो कोरोना महामारी फैल रही है, इसका बचाव सिर्फ मास्क ही है। तो आप हमेशा जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के रहें और दिन में जितनी बार हो सके साबुन से हाथ धोते रहें और ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य के राज्य का तो यहाँ राज्य से तात्पर्य है सरकार से, ठीक है। राज्य रूपी सरकार या सरकार रूपी राज्य। तो जब राज्य लोगों के कल्याण के लिए कुछ भी कार्य करता है तो उस राज्य को क्या कहते हैं, कल्याणकारी राज्य कहते हैं। यह अहस्तक्षेपवादी राज्य से कुछ मामलों में भिन्न है। जहाँ अहस्तक्षेपवादी राज्य में सरकार को न्यूनतम हस्तक्षेप की बात कहता है, वहीं कल्याणकारी राज्य में यह कहा गया है कि भी राज्य को जितना हो सके लोगों की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, उनकी हर सुख एवं सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पुलिस राज्य से विपरीत है। पुलिस राज्य में कानून एवं व्यवस्था पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और अगर भारत में देखे जाएं तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राचीन काल से ही विद्यमान है। तो हमने संस्कृत में कभी पढ़ा होगा श्लोक में सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसमें बताया गया कि सभी लोगों को सुखी होना चाहिए। और अर्थशास्त्र में बताया गया है कि भाई प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। जो कुछ राजा को प्रिय है वह उसे हित ना समझे, बल्कि जो प्रजा को प्रिय है वह उसे ही अपना हित समझे। तो और इसके अलावा अशोक के धम्म में भी कहा गया है कि भाई कि लोगों का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण, लोक कल्याण के लिए किया गया जो भी प्रयास है वह एक मनुष्य होने के नाते स्वयं के कर्ज उतारने का प्रयास मात्र है। और इसके लिए अशोक ने धर्म महामठ नाम का एक नया संवर्ग स्थापित किया गया था, जो धार्मिक रास्तों का बनवाना, धार्मिक कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना, बाग लगाना जैसे कार्य करता था। तो कुल मिला के अपना कल्याणकारी राज्य से ही तात्पर्य है कि ऐसी सरकार, ऐसा राज्य जो लोगों के कल्याण के में निहित रहे, अधिकतम लोगों का कल्याण करने में अपने आप को संलग्न रखें। और इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर देखा जाए तो बताया गया है कि भाई इस शब्द के बारे में मतलब इसको इंग्लिश में वेलफेयर स्टेट भी कहा जाता है। और इसका अर्थ तो इसमें बताया गया कि भाई सत्ता का एक कर्तव्य है जनता के सामाजिक कल्याण की रक्षा करना। और जर्मन भाषा में सोशल स्टेट के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है, सोशल स्टेट के रूप में। और कल्याणकारी राज्य की अगर बात की परिभाषा के बारे में बात करें तो कुछ एक दो परिभाषा जो इजी है वो आप देख ले। जैसे कैम्ब्रिज शब्दकोश में लिखा होगा कि ऐसी व्यवस्था जो सरकार को प्राप्त करों द्वारा जरूरतमंदों को सामाजिक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, बीमा, रोजगार आदि प्रदान करने को कहती हैं। तो ये सारी लगभग परिभाषा समान है। और अब जो इसका महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है कि कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षण बताइए। अब जैसे अपन ने कल्याणकारी राज्य का अर्थ समझा, अवधारणा समझी, इसकी परिभाषा को देखा, जो इसकी परिभाषा में आ रहा है ना, उसका जो विस्तृत रूप है वही क्या कहलाता है, कल्याणकारी राज्य के लक्षण। क्या हो सकता है कि लोगों के कल्याण में नियत रहता है, सबको समानता पर बल देता है, राज्य को अधिकतम हस्तक्षेप की बात करता है, राज्य को हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए कहता है। तो ये सारी बातें क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही विशेषता है या कल्याणकारी राज्य की प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। तो हम एक एक लक्षण के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले समाज कल्याण का साधन। समाज कल्याण, लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण एक ही बात है। तो कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति ही नागरिकों के कल्याण के लिए हुई है। राज्य अपने नागरिकों को न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करता है, जैसे कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को हटाना, गरीब अमीर के मध्य अंतर कम करना, सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना। ये प्रमुख समाज
कल्याण के कार्य करता है। दूसरा है व्यक्तिवादी है समाजवाद का मध्यस्थ। व्यक्तिवाद और समाजवाद का मध्यस्थ, ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्तिवाद में क्या होता है कि व्यक्ति विशेष के हितों पर ही ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान देना, जबकि समाजवाद में होता है सभी के हितों को महत्व देना, सभी के हितों को, सार्वजनिक हित को महत्व देना। और इन दोनों के बीच का रूप है कौन सा है? कल्याणकारी राज्य, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सामाजिक विकास करना है, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता भी बनी रहे और सामाजिक विकास भी होता रहे। तो ये क्या है? व्यक्तिवाद है समाजवाद के बीच की कड़ी है। अगला है लोकतांत्रिक राज्य। कल्याणकारी राज्य में लोकतांत्रिक राज्य होता है, हर कार्य लोकतांत्रिक ढंग से किया जाता है, लोकतांत्रिक संस्था ही इन कार्यों को करती है, ठीक है। और राज्य की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीके होते हैं और तथा साधनों का जो वितरण होता है वो भी लोकतांत्रिक तरीकों द्वारा ही किया जाता है। समानता, लोक कल्याण राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि सब लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। जाति, धर्म, मूल, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला है योजना द्वारा विकास। इसमें होता है कि लोक कल्याण के राज्य में अपने कुछ भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं, और हर इन लक्ष्य को जो लक्ष्य समूह होता है, वर्ग होता है, ये विशेष वर्ग की योजना होती है। जैसे गरीबों के कल्याण के लिए योजना, रोजगार के लिए योजना, ठीक है, अलग अलग वर्ग के महिलाओं के लिए योजना। तो ये अलग अलग लक्ष्य के द्वारा योजनाओं को पूरा किया जाता है। अगला है नैतिक विकास। लोक कल्याण के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता होती है तथा उन्हें मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रता भी प्राप्त करवाना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है? व्यक्ति में आत्मविश्वास जागता है, उसको सम्मान की भावना मन में आती है और उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। जिससे क्या होता है? अगर लोगों में अगर आत्मसुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता की भावना होगी तो लोगों में क्या होगा? नैतिक विकास का भी विकास होगा। और किसी भी राज्य की सामाजिक नैतिकता उस राज्य को सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है। नैतिक विकास के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, उन्हें सुरक्षा की अनुभूति किया जाए। वर्तमान में आपने देखा होगा जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो अधिकतर आदतन अपराधी नहीं होते, बल्कि किसी परिस्थिति बस वो अपराधी बनते हैं, क्योंकि उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो बेरोजगार हैं, ठीक है, उन्हें हमेशा असुरक्षा का भाव मन में रहता है। तो इस वजह से क्या वो गलत तरीके अपनाता है, जिससे क्या होता है? उनका नैतिक पतन होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अगला है सकारात्मक राज्य। लोक कल्याण के राज्य में क्या होता है? जो सामाजिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो एजेंसी होती है ना, वो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए समान रूप से कार्य करती है, और यह उनका कार्य सकारात्मक तरीके से किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति को सिर्फ पैदा होना होता है, बाकी सारा कार्य कौन करता है? राज्य कर लेता है। व्यक्ति को सिर्फ समाज में पैदा होना पड़ता है, बाकी सारा कार्य उसके विकास से जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा देखभाल कौन करती है? लोक कल्याणकारी राज्य की सरकार करती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अधिकार न कि दान। इसके अनुसार ये होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य में जो अधिकार दिया जाता है ना, एक वो अधिकार होता है, न कि कोई दान या खैरात, और शुद्ध रूप से लोक कल्याण होता है। लोक कल्याणकारी राज्य को एक आदर्शवादी होना चाहिए, या उसे एक आशीर्वाद होना चाहिए, न कि श्राप। यानी कि वो लोक कल्याणकारी राज्य क्या है कि आशीर्वाद है, जो व्यक्ति को दरिद्रता को, गरीबी को दूर करती है। इस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि राज्य उसके कल्याण के लिए कुछ न कुछ उपाय करे। मतलब प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि राज्य उनके लिए कुछ न कुछ करे। अगला है मिश्रित या प्रबंधित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य में जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है ना, उसका ढांचा इस प्रकार होता है कि जिसमें उत्पादन का तो पूंजीवाद प्रारूप हो, लेकिन यह अहस्तक्षेपवादी राज्य के पूंजीवाद से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि अनियंत्रित बाजार नागरिकों में गरीबी, उपेक्षा, निरक्षरता को बढ़ाता है। बाजार में उछाल, मंदी, दबाव और कुशलता आती है, क्योंकि पूंजी का केंद्रीकरण अधिकतर हो जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को एक
धारारेखित शैली में लाता है। धारारेखित शैली में मतलब एक क्रमानुसार लाता है, ताकि क्षमता के अनुसार उत्पादन भी हो, मंदी भी ना आए, और इसमें पूंजीवादी राज्य की बुराइयां को भी खत्म किया जाता है। मतलब एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, कुछ क्षेत्र में पूंजीवाद को भी अपनाया गया है और कुछ क्षेत्र में समाजवाद को भी अपनाया गया है। अगला बिंदु है स्थायित्व। लोक कल्याणकारी राज्य के क्या होता है, ये निरंतर और स्थायी होता है, यह विकासशील होता है और परिवर्तित होता रहता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। यह देश की काल परिस्थितियाँ के अनुसार अपने लक्ष्य को तय करता है और निष्पक्ष रूप से समाज का कल्याण करता है। और इस राज्य में जो सरकार होती है ना, इसको केवल मतदान या सार्वभौमिक मतदान द्वारा ही बदला जा सकता है, यानी चुनाव द्वारा ही यहाँ की सरकार को हटाई जा सकती है। अगला बिंदु है सामाजिक सुरक्षा। सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख विशेषता क्या है, सामाजिक सुरक्षा। यह समाज के प्रत्येक वर्ग एवं नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके लिए अर्थव्यवस्था में नियंत्रण स्थापित करना, कल्याणकारी कार्यों को महत्वपूर्ण मानकर करना तथा राज्य की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाकर नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ताकि उनमें सम्मान की भावना उत्पन्न हो सके। तो ये इसका प्रमुख कार्य है। अगला है समाजवाद। कल्याणकारी राज्य की प्रकृति पूर्ण रूप से समाजवादी होती है। ठीक है, यह समानता और अवसर की समानता के सिद्धांतों पर विश्वास करता है। इसके साथ ही राज्य पूंजी का समान वितरण को भी लागू करती है। ये समाजवाद की पूरी विशेषता आ गई है। अगला बिंदु है सेवा प्रदाता। कल्याणकारी राज्य की मूल रूप से क्या होता है, सेवा प्रदाता होता है। प्रत्येक नागरिकों के लिए आवश्यक सेवा प्रदान करने का कर्तव्य किसका है, राज्य का होता है। यह राज्य नागरिकों को शिक्षा की व्यवस्था कराता है, लोक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, सार्वजनिक परिवहन की, आवास की, पेयजल की, पेंशन की, भत्ता की, अनुदान आदि सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं लोगों को प्रदान करता है। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को न्यूनतम आवश्यकता एवं जीवन स्तर को प्रदान करना होता है। अगला है न्याय। किसी भी राज्य के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक मामलों में न्याय दिलाने का कार्य लोक कल्याणकारी राज्य करता है। और इसके लिए कुछ सामाजिक योजनाओं, आर्थिक न्याय से संबंधित कुछ योजनाएं नागरिकों को प्रदान करता है। प्रशासनिक मामलों में तीव्रता, कुशलता, सुलभता आदि सुनिश्चित कर प्रशासनिक न्याय भी प्रदान करता है। प्रशासनिक न्याय का तात्पर्य क्या होता है कि भाई जो उनके प्रशासन के मामले होते हैं उसमें तीव्रता लाना, कुशलता लाना, सुलभता लाना आदि कार्य। अगला बिंदु है नियंत्रक। लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों का कल्याण करने के लिए कई गतिविधियों के में नियंत्रण स्थापित करता है। इसके राज्य कई गतिविधियों के लिए पंजीकरण का प्रदान करता है, अनुज्ञा यानी लाइसेंस प्रदान करता है, कराधान को सुनिश्चित करता है, एक तरह का नियंत्रण का कार्य भी करता है। अगला बिंदु है शोषण से मुक्ति। लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, जो शोषणकारी गतिविधियाँ होती है उनको समाप्त किया जाता है, समानता की स्थापना की जाती है, आय का समान वितरण किया जाता है, कार्य दशाओं में सुधार किए जाते हैं, कार्य के निश्चित घंटे, न्यूनतम मजदूरी, पेंशन, क्षतिपूर्ति आदि को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार इन विशेषता को देखने से ये समझ में आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक नया प्रकार का राज्य है जो लोकतांत्रिक होता है, जो लाभ आधारित बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। इसे सामाजिक आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित भी किया जाता है। ठीक है, और कुल मिलाकर स्वतंत्रता, समानता, पूंजीवाद, समाजवाद का मिश्रित रूप इसमें पाया जाता है। यह हो गई लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता। धन्यवाद। अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे, अगले लेसन में हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के। लोक कल्याणकारी कौन कौन से कार्य करता है, तो जब हम पढ़ेंगे तो ये इस वाले लेसन को आप ध्यान से समझना। जो अपन ने जो विशेषता देखी ना, ये इनके लगभग कार्य हैं। ठीक है ना। अगर आपको एक लक्षण भी याद है तो इनके आधार पर आप इनको कार्यों को आसानी से बता सकते हैं। धन्यवाद।